चलिए देखिए, आज हम लोग फिफ्थ चैप्टर, क्या है फिफ्थ चैप्टर का नाम? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आज हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो फिफ्थ चैप्टर है, इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। चलो हम तो ज्वाइन करो ना क्लास है। अच्छा अच्छा, बॉबी। यस सर। अरे विवेक को लगा दो। ओके सर। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे सिंपल क्वेश्चन। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से ये पूछा गया है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। विच is the not attracted by magnet। इसमें से कौन सी चीज है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती है? जिसमें फर्स्ट दिया गया आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, निकल। इनमें से कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा मेटल है जो जिसको मैग्नेट जो है अट्रैक्ट अपने तरफ नहीं करता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट बिल्कुल करेक्ट है। कोबाल्ट को जो, सॉरी 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 सॉरी, कॉपर है बेटा, कॉपर। कॉपर को मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है, मैं ऐसे ही ओरल बता देता हूं। फ्रीली सस्पेंडेड फॉर्म में मैग्नेट किस डायरेक्शन में रेस्ट की पोजीशन में आता है? बोलो। सिर्फ नॉर्थ। फ्रीली सस्पेंडेड पोजीशन में जो मैग्नेट है वह नॉर्थ साउथ में आता है, सिर्फ नॉर्थ में नहीं, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में रहता है। अगला क्वेश्चन, गिव द एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट बोलो बेटा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? बोलो। गायदीप, जयेश। सर याद नहीं आ रही। सर वेबर पर एम्पेयर। गायदीप, वेबर पर मीटर।
वेबर पर मीटर। डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू 2L इंटू क्यू, ये हो गया मीटर, और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q इक्वल टू हो गया I इंटू टी, कितना हो जाएगा, ये मीटर में है, एम्पियर, एम्पियर मीटर सेकेंड। इसके अलावा इसकी दूसरी एसआई यूनिट क्या हो सकती है, इसकी दूसरी एसआई यूनिट क्या हो सकती है, और पोल स्ट्रेंथ, ये पोल स्ट्रेंथ है, तो पोल स्ट्रेंथ इसका एक ऑप्शन, इसका एक एसआई यूनिट और होती है, उसको देखेंगे हम लोग। एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये भी हो सकती है क्या एसआई यूनिट? यस सर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर ये इसकी एक एसआई यूनिट है, इसको आप लोग एक बार चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is natural magnet? नेचुरल मैग्नेट कौन सा है, नेचुरल मैग्नेट फर्स्ट है मैग्नेटाइट, सेकेंड मैग्नेटिक नीडल, थर्ड है हार्सो मैग्नेट, और फोर्थ है बार मैग्नेट। बोलो बेटा कौन सा इसमें से नेचुरल मैग्नेट है? मैग्नेटाइट। अरे बेटा नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट जो बिल्कुल नहीं बेटा, हासु कैसे होगा, नेचुरल मैग्नेट की बात कर रहा है। ये सब तो मैन मेड है, अपनी जरूरत के अनुसार बनाए गए हैं। सेकंड वाला हाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन मैग्नेटाइट, ये नेचुरल की बात कर रहा है, जो नेचर में बिल्कुल किसी भी स्टेट में पाया गया स्टार्टिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फ्रॉम ओपन लूप, ऑलवेज फ्रॉम ओपन लूप। बोलो बेटा ट्रू या फॉल्स, जल्दी से बता दो, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। फॉल्स है, हाँ क्योंकि ये क्लोज लूप बनाती है। इसका जो आंसर है वो है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये हमेशा क्लोज लूप बनाती है या ओपन लूप नहीं बनाती। चलिए एक क्वेश्चन और,
फिफ्थ, ए मैग्नेट कैन ओनली repel another magnet. Repel another magnet. So X is surer. X is surer to the magnetism. Identify X. Identify X. X को आइडेंटिफाई करना है। देखो ये कह रहा है कि ये मैग्नेट कैन ओनली रिपेल इन अदर मैग्नेट, मतलब एक मैग्नेट जो है सिर्फ मैग्नेट को ही रिपेल करता है। सो एक्स इज श्योरर मैग्नेटिज्म। आइडेंटिफाई द एक्स, तो एक्स क्या है ये बताना है। अगर एक्स को श्योरर का मतलब कि निश्चित रूप से वही करेगा, क्या करेगा, रिपेल ही करेगा। एक्स इज श्योरर टू मैग्नेटिज्म है, तो उस सिचुएशन में एक्स क्या हो सकता है। देखो ऑप्शन है डायरेक्टिव, दूसरा ऑप्शन है रिमेंसेज, सी ऑप्शन है हिस्टेरेसिस और डी ऑप्शन है रिपल्सन। एक्स इज श्योरर, बोलो बेटा। तो डायरेक्टिव लग रहा है सर। नहीं रिपल्सन। ये सीधे यहाँ पे ये देखो ये क्लू है ना कि ये क्या करेगा, एक्स को मैग्नेट को क्या करता है, रिपेल करता है। एक्स को क्या करे, सॉरी मैग्नेट को क्या करता है, रिपेल करता है। ठीक है, तो रिपल्सिव मतलब कैसे पता चलेगा कोई चीज मैग्नेट है या नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको कैसे पता करना है कि वो मैग्नेट है या नहीं है। तो अगर मैग्नेट होगा तो उसको रिपेल करेगा, और अगर मैग्नेट नहीं होता है तो या तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा या तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। जैसे मान लो कि कोई एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अगर हम मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो क्या करेगा, जैसे हम लकड़ी लेके गए तब उसको तो कुछ भी नहीं करेगा वो। तो श्योर क्या है, श्योर ये होगा कि उसको हमेशा एक रिपल्सन वाली जो स्थिति बनती है तब वहां से वो क्या कर सकता है, उसको रिपल्स करेगा, और नहीं तो अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो डीएक्टिव रहेगा, मतलब कुछ भी नहीं करेगा। यही तो दो चीजें तो हो सकती है। रिपल्सन कब हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट है, ये पक्का है कि ये मैग्नेट है, और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका बारे में हमें नहीं पता है कि यह मैग्नेट है या नहीं है, ये हमें नहीं पता है। अगर आप इसके पास ले जाते हो तो हो सकता है कि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, या ये भी हो सकता है कि कुछ ना करे, यहां पे कुछ ना करे, छोड़ दे। मतलब जैसे अब अभी हम लोगों ने कॉपर देखा है, कॉपर को ये अट्रैक्ट नहीं करता है, या कोई भी ऐसी नॉन मैग्नेटिक कोई प्लास्टिक ले चले जाओ तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, बट रिपल्सन तो नहीं करेगा ना। ये रिपल्सन तो किसी हालत में नहीं करेगा किसी भी चीज को। रिपल्सन कब करेगा, जब ये मैग्नेट होगा,
और मैग्नेट का, अब ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये रिपल्शन ही करेगा। मान लो कि अगर इसका साउथ पोल लेके आए तो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही दूसरा पोल आएगा तो इसको क्या करने लगेगा, रिपल्स करेगा। तो रिपल्सन जो होता है वही एक श्योर चीज है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक मैग्नेट के पास एक दूसरा जो मटेरियल आया है वह मैग्नेट है या नहीं है। क्लियर होगी बात? मैग्नेट के अंदर जो रिपल्सन की प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ मैग्नेट के लिए होती है, किसी दूसरी चीज को वह रिपल्स नहीं करता है। कहने का मतलब ये है। श्योर टू मैग्नेटिज्म मतलब कि दूसरी वाली जो ऑब्जेक्ट है उसमें मैग्नेटिज्म है या नहीं है। जिसे मैग्नेटिज्म होगा वो क्या हो जाएगा, वो मैग्नेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? जिस ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिज्म आ गया वह क्या हो जाएगा, वह मैग्नेट बन जाएगा। मतलब कि अगर ये वाला चीज मैग्नेट है या नहीं है ये तब पता चलेगा जब इसको पहला वाला मैग्नेट अगर इसके किसी भी एक पोर्शन से या कहीं से भी इसको रिपल्स करने की कोशिश करता है। अगर ये रिपल्स होता है ड्यू टू इसके, तो समझ लीजिए कि ये वाले में क्या है, मैग्नेटिज्म है, यानी कि वो मैग्नेट है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, a magnetic dipole of length 10 centimeter a magnetic dipole of length 10 centimeter has pole has pole strength of 20 has pole strength of 20 am. Find the magnetic moment of the dipole. Magnetic dipole moment of the pole. Magnetic dipole. Find the magnetic moment of dipole. हाँ देखो बेटा, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ की ये यूनिट दे रखी है एम। यहाँ से जो पहले वाला क्वेश्चन था ना कि डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या होगी, हम लोग निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट भी पता चल जाएगी अपने को। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ये कह रहे हैं कि एक मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर हैज पोल स्ट्रेंथ 20 am। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइपोल। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइपोल में फाइंड करना है। तो सिंस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइपोल P इक्वल टू क्या होता है, 2L इंटू Q, यही होता है ना, 2L इंटू Q। तो 2L क्या है, लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो लेंथ ऑफ द डाइपोल कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ये आपको कितना हो गया, 20। हाँ ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदल दें। नहीं 20 कैसा, 2L, ये 2L की ही बात है बेटा। एक्चुअली जो हम लोग डाइपोल को जो लेंथ मानते हैं ये पूरे को ही हम लोग अपने कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए 2L मानते हैं। एक्चुअल में ये L ही है। समझ में आ रहा है क्या? ये 2 इंटू नहीं करेंगे, ये पूरे 2L की जो लेंथ है 2L बराबर है 10 सेंटीमीटर, बट ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 10/100 हो गया। ये सेंटीमीटर में था, हमने मीटर में बदल दिया, 10/100 इंटू में क्यू क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। तो पोल स्ट्रेंथ कितनी है, 20 am। तो ये हो जाएगा 20 हो गया। अब ये देखो, ये मीटर में हो गया, ये मीटर में हो गया, और ये am।
यही ए एम का स्क्वायर, ये देखो पोल लिस्ट, ये आ गया डायपोल मोमेंट का यूनिट। तो ये कुल मिला कितना हो गया बेटा, 10 इंटू ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, ये सीधे सीधे कितना हो गया 2 ए एम स्क्वायर। और यहाँ वहां भी हम लोग देख रहे डायपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट ए एम स्क्वायर ही था, तो ये हो जाएगा 2 ए एम स्क्वायर। आया बेटा समझ में? योगिता, प्रीति, नेहा, जयेश, यस सर। ठीक है, जयेश, राजदीप, हाँ सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, a magnetized needle of the magnetic moment a magnetized needle of the magnetic moment (20 जूल पर सेकेंड पर टेस्ला is placed at 60 degree with the direction of the uniform magnetic field. Uniform magnetic field of magnitude 9 Tesla what is the torque? What is the torque acting on the needle, बोलो बेटा, ये हम लोगों को फाइंड करके बताना है। ये मैग्नेटाइज्ड नीडल ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट 20 जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड एट 60 डिग्री with the direction of the uniform magnetic field of the magnitude 9 Tesla. What is the torque acting on the needle? तो टार्क जब किसी में डायपोल मोमेंट को मैग्नेटिक डायपोल को जब हम किसी में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उसके दोनों पोल्स पे एक फोर्स लगता है, लेकिन वो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है और उसके बजाय उस पर एक टार्क लगता है। अब उस टार्क को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। तो टाउ इक्वल टू क्या होता था, याद है बेटा? टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू क्या होता है राजदीप? टार्क का फार्मूला याद है बेटा? है पी क्रॉस एम। पी क्रॉस सर एम मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ, P क्रॉस एम, P क्रॉस एम की जगह तो आप डी भी लिख सकते हैं ना? यस सर। बी क्रॉस एम बोल रहे थे ना, तो ये आपका हो जाएगा P क्रॉस बी। यहां पे B इक्वल टू तो 9 हो गया और ये मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे रखा है 20। अब इसको यदि ओपन कर दें, ये ओपन कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पी बी साइन थीटा हो जाएगा, है ना? थीटा इक्वल टू ऑलरेडी हमारे पास है 60 डिग्री,
तो इसको रख दो बेटा, P इक्वल टू कितना हो गया 20, B इक्वल टू कितना हो गया 9 और साइन ऑफ थीटा मतलब साइन 60 डिग्री। ठीक है बेटा, यही आएगा इसमें। अब इसको ओपन कर दे तो ये आपका हो जाएगा 180, 9 2 जा 18, 180 इंटू में साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है √3/2। इसको सिंप्लीफाई कर देते कितना बन जाएगा आपका, ये लगभग हो जाएगा 90 √3, 90 इंटू √3 की वैल्यू आप ऑप्शन में देखना बेटा आप लोग। ठीक है, ऑप्शन में जो दे रखा है उसके हिसाब से चेंज करोगे। अगर हो सकता है ऑप्शन में यही दे रखा है तो आप यही टिक लगा दोगे। अगर ऑप्शन में अगर डेसिमल में दे रखा है तो √3 की वैल्यू होती है 1.731, यही होता है ना 1.731। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये हो गया 0, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 9 7 जा 63 प्लस 2 65, 9 1 जा 9 प्लस 6 ये हो जाएगा 15, 1 2 3 ये यहां पे आ गया डेसिमल। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वह ऑप्शन दे रखा है 225। देखो ऑप्शन इसमें से कुछ भी नहीं है। पहला ऑप्शन इसका दे रखा है ऑप्शन 225 जूल, बी ऑप्शन दे रखा है 625 जूल, सी ऑप्शन दे रखा है 155.8 जूल और डी ऑप्शन दे रखा है 318 जूल। बोलो बेटा इसमें से कौन से टिक करोगे आप लोग, ये तो परफेक्ट कोई भी नहीं मिल रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट है जूल। ठीक है बेटा, ये आंसर मिल जाएगा इसका। जयेश, विवेक, बॉबी, हाँ बेटा आया बेटा, समझ में आ गया क्वेश्चन है। फार्मूले याद रखना है बस। सर मैंने लास्ट में √3 से मल्टीप्लाई किया है, क्या किया है सर वो? हाँ, √3 की वैल्यू रख दिया 1.731। ये √3 की वैल्यू है 1.731। ठीक है बेटा। सर 90 के बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है कि वो x है, क्या है वो? नहीं ये रूट लगाया है ना मैंने, ये रूट लगाया है, इंटू है बीच में तो इंटू ही है, ये इंटू है। ठीक है, ओके सर। ओके। नेहा, योगिता आया बेटा समझ में? Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सर हाँ बेटा, सर इबोनाइट कंडक्टर होता है इंसुलेटर? कौन सा इबोनाइट? यस सर। इबोनाइट वैसे अगर देखा जाए तो जैसे सिल्क है, सिल्क को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लॉस को क्या बोलेंगे, ये सब इसमें मतलब करंट फ्लो नहीं करती है, लेकिन जब इसको रब करते हैं तो उसमें क्या होता है, आ जाता है। वैसे ही इबोनाइट भी है। इबोनाइट को जब हम लोग किसी जैसे सिल्क से या उससे रब करते हैं ना तो उसमें चार्ज क्रिएट होता है। अपने पहले वाले चैप्टर में ये दे रखा है। सर सर तो फिर बिना रब के तो वो इंसुलेटर हो गया? हाँ, अगर ऐसे नॉर्मल चीजें हैं तो इंसुलेटर, जैसे कांच को भी हम लोग ग्लास को भी रब करते हैं तो भी हो जाता है। सिल्क जो है ये सब भी क्या होता है, ये मतलब चार्ज इसमें आ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर उसको नॉर्मल पोजीशन में देखें तो एक तरीके से इंसुलेटर जैसा है इबोनाइट। सर तो एग्जाम में अगर दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंसुलेटर, तो हम कैसे करेंगे? तो उसमें वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, और भी ऑप्शन तो उसमें रहेंगे ना। मान लो कि अगर उसके अलावा ये जैसे मान लो कि 4 ऑप्शन दिए गए और 4 में से एक इबोनाइट भी दिया गया और एक और भी दे दिया गया जो बिल्कुल फुल्ली तरह से वो इंसुलेटर है, तो हम उसको लिखेंगे। नहीं अगर मान लो कि अगर जैसे मान लो कि ए पे इबोनाइट दिया, बी पे मान लो कि यहाँ पे कुछ और दे दिया जो बिल्कुल वो इंसुलेटर ही है, जिसके बारे में जैसे कोई प्लास्टिक का सामान दे दिया, तो अगर ए बी ऑप्शन दे रखा तो ए बी लगाओगे, और नहीं तो आप इसको छोड़ोगे, फिर ये बी वाला जो फुल्ली क्या है
इंसुलेटर है, आप उस पर टिक करोगे, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है क्या? ऑप्शन पे आप चेक करो कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। ओके सर। हाँ, अगर अकेले है तब तो आप उसको इंसुलेटर लगाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बार मैग्नेट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट, ये बार मैग्नेट ऑफ ए मैग्नेटिक मोमेंट फाइव AM स्क्वायर हाई डाइपोल नाइन सेंटीमीटर, एक मिनट बताओ, डाइपोल 20 सेंटीमीटर का, हाई डाइपोल 20 सेंटीमीटर, हाई डाइपोल 20 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड पोल स्ट्रेंथ। बोलो बेटा, फाइंड पोल स्ट्रेंथ। इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप लोग। डायपोल मोमेंट दे दिया गया है और उनके बीच की डिस्टेंस दे दी गई है, दोनों पोल्स के। इसका हमें डायपोल स्ट्रेंथ फाइंड करके बतानी है कितना होगा। बोलो क्या होता है? P इक्वल टू 2L इंटू क्यू। ये क्या है? यही तो पोल स्ट्रेंथ है ना, ये पोल स्ट्रेंथ ही कहलाती है। तो इसकी जगह पे मैं सीधे सीधे क्या लिख दूं? यहां पे लिखता हूं 2L इंटू में यहां पे पोल स्ट्रेंथ लिख देता हूं, पोल स्ट्रेंथ। तो देयर को पोल स्ट्रेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? पोल स्ट्रेंथ इक्वल टू P अपान में 2L। तो P के प्लेस पे क्या लिख दें? P के प्लेस पे ये 5 और 2L पूरा ये है 20, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन या लेंथ ऑफ द डाइपोल हम लोग कह सकते हैं उसको। ये हो जाएगा 20, बट 20 किस में है? सेंटीमीटर में। इसको मीटर में चेंज करें तो अपान में 100 कर दो या 10 की पावर -2 कर दो, बात यही हो गई। अब इसको डिवाइड कर दो बेटा, तो कितना हो जाएगा? इससे काट दो तो ये 4 हो गया, ये 20 ऊपर 10 ऊपर गया तो कितना हो गया? 100। इसको ऊपर लेके चला गया मैं, तो 10 की पावर 2 अपान में कितना होगा? 4, या 100 अपान में 4 कितना हो जाएगा? 25। ये 25 AM, ये क्या मिल गई हमें? इसकी पोल स्ट्रेंथ मिल गई। समझ में आया बेटा? ये क्या है? लेंथ ऑफ डाइपोल है, ये लेंथ ऑफ डाइपोल। लेंथ ऑफ डाइपोल बोल सकते हो या सेपरेशन ऑफ द बोथ पोल्स बोल सकते हो, दोनों बातें की है। जयेश, योगिता, प्रीति, नेहा, विवेक, आया बेटा? समझ में आया है? यस सर। निखिल, नयन, आए हो आप लोग? विवेक? यस सर। ठीक है। सर आप लोग बस पोल स्ट्रेंथ फाइंड करिए ना बस। हाँ, पोल स्ट्रेंथ फाइंड करनी थी बेटा, पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे फाइंड करनी थी। ठीक है, ओके सर। पोल स्ट्रेंथ फाइंड किया है हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सेकंड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। बोल दो बेटा, ये तो आता होगा सबको। जयेश, किसी क्लोज सरफेस से कुल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, पास होता है यार? हाँ वही, या किसी क्लोज सरफेस में कुल कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जयेश? जीरो। जीरो, बिल्कुल जीरो होता है। मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से मान लीजिए कि कोई एक क्लोज सरफेस है तो जितना फ्लक्स इंटर करता है ठीक उतना ही फ्लक्स क्या होता है, यहां से आउट होता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि जितना फ्लक्स इंटर करता है उसको नेगेटिव से शो करते हैं, इंटर करने वाला फ्लक्स, और आउट होने वाला फ्लक्स को हम लोग किसे पॉजिटिव से शो करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? जीरो। जीरो फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस में। Question number 10. What is the torque exerted by a bar magnet? What is the torque exerted by a bar magnet on itself due to its field? On itself due to its field। बोलो बेटा, ये बता दो कितना होगा। व्हाट इज द टॉर्क एक्सर्टेड बाय ए बार मैग्नेट ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स फील्ड? अपने ही फील्ड से, यानी कि जो बार मैग्नेट है वो अपना खुद का एक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अपने ही फील्ड से अपने पर ही कितना टॉर्क अप्लाई करेगा? बोलो, उसी के फील्ड से उस पर कुल कितना टॉर्क अप्लाई होगा? आंसर है मैक्सिमम, मिनिमम, जीरो, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जीरो, जीरो। ठीक है, जीरो। कोई टॉर्क इसमें अप्लाई नहीं होगा खुद के फील्ड से। सर टॉर्क को रोटेट कराने का काम करता है ना सर? हाँ, टॉर्क का काम है रोटेट कराना। ठीक है, चलिए अब एक बढ़िया क्वेश्चन देखिए। व्हाट डज ए मैग्नेटिक डायपोल पोसेस? व्हाट डज ए मैग्नेटिक डायपोल possess maximum potential energy? Maximum potential energy inside a magnetic field। Inside a magnetic field। यह कह रहा है कि व्हाट डज ए मैग्नेटिक डायपोल पोसेस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुल कितने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एग्जर्ट कर सकता है? कौन? मैग्नेटिक डायपोल। आंसर दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल। दूसरा है
the magnetic moment is zero, the magnetic field is zero, और लास्ट है मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एंटी पैरेलल। व्हाट डज, क्या होगा व्हेन मैग्नेटिक डायपोल पासेज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि मैग्नेटिक डायपोल मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी प्रोसेस करता है तब व्हाट हैपन, क्या होगा उसमें। पहला दे रखा था मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल होंगे। कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट, पहला मैग्नेटिक मोमेंट P एंड B आर पैरेलल, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है द मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो, P इक्वल टू जीरो बता रहा है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, यानी कि B इक्वल टू जीरो बता रहा है। और सी में दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एंटी पैरेलल, ये बता रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। रे वाला, सॉरी ये फोर्थ है, फोर्थ। हाँ इसमें का ये करेक्ट है बेटा, ये करेक्ट है। P एंड D आर एंटी पैरेलल। मैग्नेटिक डायपोल और डायपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। यही होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। राजदीप, यस सर, यही होगा आंसर। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। अगर आप इससे फाइंड करना चाहो तो आप फाइंड कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू क्या होता है, -mb cos ऑफ थीटा, यही होता है ना बेटा, -mb cos ऑफ थीटा। ठीक है, इस वाले फार्मूले से आप यूज कर सकते हो। ये मैक्सिमम कब मिलेगा, ये मैक्सिमम कब मिलेगा जब ये पॉजिटिव हो जाए। और पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। और 180 डिग्री तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो और पोल का डायरेक्शन P का डायरेक्शन ये हो, तब जाकर के क्या मिलेगा, ये 180 डिग्री मिलेगा। तभी तो ये 180 बनेगा, मतलब ये एंटी पैरेलल होगा। समझ में आ गया बेटा। ये मैक्सिमम कब मिलेगा, ये मैक्सिमम तब मिलेगा व्हेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, 180 डिग्री। -1 सर है ना। हाँ ये -1 हो गया, ये -1 हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये मैक्सिमम हो गया। समझ में आ गया बेटा। अगर मैं इसको रख देता हूं तो U इक्वल टू -mb इंटू कॉस ऑफ 180, ये हो जाएगा -mb इंटू में कॉस ऑफ 180 -1, ये हो गया mb। यही क्या है, ये मैक्स है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए सरफेस, कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड surface integral of magnetic field over a surface
पहला ऑप्शन है इक्वल टू इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। बोलो बेटा, इसका फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इक्वल टू इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, इक्वल टू इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स फाई थ्रू दैट सरफेस, थ्रू दैट सरफेस। मैक्सिमम बी है मैक्सिमम, सी है मिनिमम और डी है 0। बोलो बेटा। जयेश, राजदीप, योगिता, प्रीति, नेहा। सर ये ए, गुड। ए है जो सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए सरफेस होगा वह किसके बराबर होगा? तो इक्वल टू इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। ठीक है, ठीक है बेटा, बस आज के लिए अब इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।